Okay, now let's see selection procedure in the permutation combination. जब हमें गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो तो उसका मेथड क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा वो समझते हैं, जिसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन का. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन. वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल combinations of n different objects taken are at a time. हमें क्या करना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमें एक साथ कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, r ऑब्जेक्ट्स. हमें ये चेक करना है कि इस तरह से डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 different objects taken 2 at a time. Suppose 3 different objects ABC हैं. Now we have to make combination of all these objects but taken 2 at a time. मतलब हमें दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम दिस 3 ऑब्जेक्ट्स. विच 2 ऑब्जेक्ट्स वी कैन हैव? वी कैन हैव आइदर AB और AC और BC. तो कितने वेज हो जाएंगे या कितने कॉम्बिनेशंस होंगे टेकन 2 एट अ टाइम? देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस. जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, या तो ये कह लो कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, उस टाइम पे ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन जो है हम वो काउंट नहीं करेंगे ना. अगर आपको कोई ये कहता है कि इसमें से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और आपने सपोज A एंड B सिलेक्ट किया, तो आपको कोई उस टाइम पे ये नहीं पूछेगा कि आपने किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है. आपको बस यही पूछा जाएगा कि भी आपने इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से कौन से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ है. तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशंस मैटर करते हैं कि फाइनली आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं. अगर हमें परम्यूटेशंस करने होते हैं, परम्यूटेशंस ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो उस टाइम पे आंसर क्या आता? 3 फैक्टोरियल विच इज 6, because in the permutation arrangement of letters it does matter ki which is first letter and which is second letter. So we have AB, BA, AC, CA, BCN, CB. So these are number of permutations and these 3 are number of combinations taken 2 at a time. तो इस इल्यूस्ट्रेशन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है. Okay, let's derive formula for combinations of n different objects taken r at a time. Suppose हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. सपोज देयर आर r gaps. Now, suppose we want to fill this R gaps with the help of n distinct objects. Here, say n is greater than or equal to R. We have already seen this in permutation. How many ways you can fill this R gaps with the help of n distinct objects? That is, number of permutations of n different objects taken r at a time. हमने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था? सपोज एक रूम में r गैप्स हैं, r प्लेसेस हैं, और दूसरे रूम में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. अब आपको कहा गया है कि ये r गैप्स को आप फिल करो विद द हेल्प ऑफ दिस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. एंड हर एक प्लेस पे एक एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए. तो कोई
ये काम इस तरह से कर सकता है, वो पहले इस रूम में जाएगा और फिर वो सोचेगा कि मुझे फर्स्ट गैप के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है, तो उसके पास फर्स्ट गैप के लिए कितने चॉइसेस होंगे जब ये यहाँ पे आएगा तब, ऑब्वियसली n चॉइसेस, है ना। अब ये वापस इस रूम में जाएगा और सोचेगा कि दूसरे पोजीशन के लिए मैं कौन सा ऑब्जेक्ट लेके जाऊं, तो सेकंड पोजीशन के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, n-1 ऑप्शन। सिमिलरली फॉर थर्ड पोजीशन he has n-2 options, and for rth position he has n-r-1 options. So total number of options are n-1, n-2 up to n-r+1, and after multiplying by some integers we have this formula as n factorial divided by n minus r factorial, which we denote like this npr. ओके अब जनरली ये काम हम इस तरह से तो नहीं करेंगे ना कि एक रूम में आर प्लेसेस को फिलअप करने के लिए हम बार बार इस रूम में तो नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस रूम में जाएंगे और इस रूम में से जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड आपको r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर आर को सिलेक्ट कर सकते हैं या दूसरे पर्टिकुलर आर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे वेज से आप आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज k इज नंबर ऑफ वेज we can select r objects from n objects, ठीक है। now when you select the objects then you come to this room। अब आप इस रूम में आ रहे हैं और आपके पास अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन r ऑब्जेक्ट्स को इन r प्लेसेस पे आप अरेंज करेंगे। हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस r इनटू दिस r प्लेसेस, दैट इज r फैक्टोरियल। तो जो टोटल जॉब है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा था, सिलेक्शन का, उसके नंबर ऑफ वेज हमने क्या लिखे k। उसके बाद दूसरा पार्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे अरेंज करना और उसके नंबर ऑफ वेज क्या है, r फैक्टोरियल। तो जो ओवरऑल जॉब है उसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा, दोनों जॉब्स के नंबर ऑफ ऑप्शंस का प्रोडक्ट, बिकॉज द ओवरऑल जॉब इज डन ओनली व्हेन बोथ द जॉब्स आर डन। सो k ways and r factorial ways, so total k multiply by r factorial. But this is equivalent to what, or equal to npr. So we have k is equal to npr divided by r factorial, and here k is what, number of ways we can select r objects from n objects, which we denote by ncr. We read it, number of combination of n different objects taken r at a time, or we can say selecting r objects from n distinct objects। उसका ये फॉर्मूला बन गया npr अपॉन r फैक्टोरियल। अगर हम npr को एक्सपांड करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। So this is formula for combination. Okay, what is the value of nc1? nc1 means n fact, और हम इसको एक्सपांशन के बगैर भी समझ सकते हैं। nc1 का मतलब क्या हो गया, सिलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
तो अगर आप n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? n ऑप्शंस। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? n। सपोज वी हैव ncn। ncn का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वेज वी सिलेक्ट n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको सारे ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? सिर्फ 1। अरे आप सारे ही सिलेक्ट कर लो तो एक ही तरीका होगा। NC0 का वैल्यू क्या हो गया? NC0 इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये 1 हो गया। इनफैक्ट NC0 का मतलब क्या हो गया? सिलेक्टिंग 0 ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 1। जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है देन डोंट सिलेक्ट, और सिलेक्ट नहीं करने का तो एक ही तरीका होता है, दैट यू डोंट सिलेक्ट। फर्दर आप ये भी ध्यान रखें कि NCR में n का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू r। अगर r का वैल्यू n से ज्यादा है, सपोज वी हैव n+1। Now how you select n+1 objects from n distinct objects? It's not possible. So number of ways are 0. So if this value, if r is greater than n, in that case value is always 0. Find the value of 14C3. Now 14C3 is 14 factorial divided by 11 factorial divided by 3 factorial. And what is 14 factorial divided by 11 factorial? That is 14 multiplied by 13 multiplied by 12 divided by 6. So we have 14 multiplied by 13 multiplied by 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ 12C10। देखो अगर हम इसे फास्ट कैलकुलेट करना हो तो हम पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं। वी हैव 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है। देन वी हैव 10 फैक्टोरियल कैंसल्ड आउट। इन द न्यूमरेटर वी आर लेफ्ट विथ 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू क्या हो गया? 66 हो गया। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट 12C3। तो जब यहाँ पे वैल्यू स्मॉलर हो तो इसका शॉर्टर तरीका क्या है? हम 12 से स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम कितने फैक्टर्स तक जाएंगे? सिर्फ 3 फैक्टर्स तक, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। देन दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2 is 12, so we have 6 cancelled, then this is 220। अगर हमारे पास होता 14C4 तो हम 14 से स्टार्ट करते और कितने फैक्टर्स लेते हैं यहाँ पे? एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे नीचे वैल्यू क्या है? सफिक्स क्या है? 4। देन वी हैव 4 इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 14 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल विच इज 24। So we have 12 cancel out, we are left with 2, then 2 cancel out, we have here 7. So this is answer. आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लें 7, 13 and 11 को। Okay, now some properties of NCR. We have first property that NCR is equal to NC n minus R. These two values are always equal. हम इसको रीजनिंग से भी बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल क्यों होंगे। NCR का मतलब क्या हो गया? सिलेक्टिंग R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। एंड व्हाट इज NCn माइनस R? इट इज रिजेक्टिंग n माइनस R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। आप n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, यहां n माइनस R को छोड़ दो। नंबर ऑफ वेज तो एक ही होंगे ना। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि ये जो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई भी 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो उसके लिए जो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे
वो उतने ही होंगे जब किसी को ये कहा जाए कि जो सामने 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप कोई भी 6 ऑब्जेक्ट्स को छोड़ देना। मतलब करेगा तो क्या, वो 4 ही सिलेक्ट करेगा ना, पर 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का वेस क्या हो गया 10c4 एंड 6 ऑब्जेक्ट्स को छोड़ने का नंबर ऑफ वेस क्या हो गया, है ना। लीविंग 6 ऑब्जेक्ट्स मीन्स विच 6 ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट, दैट इज 10 से 6। तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। हम इसको फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं, एक्सपांड बोथ साइड्स LHS and RHS. So this is LHS. What is RHS? N factorial minus N minus R factorial divided by N minus R factorial. So RHS is N factorial divided by R factorial divided by N minus R factorial. So we have LHS is equal to RHS. Due to this property, we have this NCX is equal to NCY. When these two values are equal, we have two possibilities. Either X is equal to Y. Now we can replace NCY with NCN minus Y. Then from this comparison, we have X is equal to N minus Y or X plus Y is equal to N. So whenever we have NCX is equal to NCY, we have two possibilities. Either X is equal to Y or sum of X and Y is N. Try this question. If NC12 is equal to NC5, then find the value of N. Now, we have from this equation 12 plus 5 is equal to N. This means value of N is 17. Or we can say NC12 is equal to NC5, but we can write NC5 as NCN minus 5. Now these two values are equal. This means N minus 5 is equal to 12 or N is equal to 17.